चलो मैं शुरू करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डायनामिक्स के चैप्टर मेरे बच्चे हमारे पास मेजरली डिपेंड करता है मोमेंटम के बात से। मोमेंटम क्या है और किस तरह से डील किया जाता है। जी सुना। हम शुरुआत करते हैं एक सिंपल एक्सप्रेशन से जिसका मोमेंटम का नाम देते हैं। डेफिनेशन के मुताबिक मेरे बच्चे मोमेंटम के बारे में कहते हैं कि इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी of a body. It is the product of mass and velocity of a body. Definition से ही मेरे बच्चे इसका फॉर्मूला निकला है कि भाई मोमेंटम is equals to mass times velocity, यानी P मोमेंटम का सिंबल होता है is equals to mv। इसका ऐसा यूनिट न्यूटन सेकेंड होता है, कभी कभार किलोग्राम मीटर पर सेकंड भी कहा जाता है, और क्वांटिटी वाइज ये वेक्टर, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर, इसीलिए मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन अगर आप इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस को समझना चाहें कि भाई मोमेंटम बेसिकली होता क्या है, इसकी मेन सिग्निफिकेंस क्या है, तो मोमेंटम एक्चुअली अमाउंट ऑफ मोशन या स्ट्रेंथ ऑफ मोशन का नाम है। कि जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो वो कितनी स्ट्रांगली मूव कर रहा है, उसको रोकना कितना मुश्किल है, अगर वो किसी चीज से कोलिजन कर जाए तो वो कितना डैमेज क्रिएट करेगा, इस बात को आप मोमेंटम में पढ़ते हैं। तो हम ये कहते हैं कि भाई मोमेंटम टेल्स about the amount or about the strength of motion of a body. It tells you about the amount of motion या about the strength of motion of a body. और ये सिर्फ मास पे डिपेंड नहीं करता। अक्सर लोगों के जहन में होता है कि मोमेंटम जो है वो सिर्फ भारी ऑब्जेक्ट का ज्यादा होता है, कि जो चीज जितनी हैवी होगी वो उतनी ताकत से मूव कर रही होगी, and it will be very difficult for you to stop that object or deflect that object। ऐसा नहीं है। Momentum is not only depending on the mass, it's combined effect of mass and velocity। By for instance, you got yourself a bowling ball, मैं जिसका मास कहता हूँ अराउंड 10 किलोग्राम होता है, और अगर वो ट्रैवल कर रहा है एट अराउंड 2 मीटर्स पर सेकंड, और उसके कंपैरिजन में मेरे पास एक एक बुलेट है, छोटा सा पैलेट, ठीक है, इसका मास ज्यादा है, वो ज्यादा वाला कम है, बहुत थोड़ा सा 0.2 किलो, लेकिन ये ट्रैवल कर रहा है बड़ी ही हाई स्पीड 200 मीटर्स पर सेकंड। तो अगर मैं मोमेंटम निकालता हूँ दोनों का मास इसमें वेलोसिटी लगा के, तो बॉलिंग बॉल जिसका मास बहुत ज्यादा था 10 किलोग्राम, उसका मोमेंटम आता है 20 न्यूटन। जबकि ऑन द अदर हैंड अगर मैं फॉर्मूला लगाता हूँ मोमेंटम का मास इनटू वेलोसिटी विद 0.2 किलोग्राम का मास एंड 200 की वेलोसिटी, उसका मोमेंटम आता है 40 न्यूटन सेकेंड्स। तो हमारे पास जरूरी नहीं है कि सिर्फ मास को देख के ही आप मोमेंटम का आइडिया लगाओ। मास इज नॉट द ओनली फैक्टर व्हिच अफेक्ट्स मोमेंटम। मास के साथ साथ वेलोसिटी भी अफेक्ट करती है इस चीज को। कि जितना ज्यादा हैवी आपका ऑब्जेक्ट होगा उतना ज्यादा मोमेंटम, और जितना ज्यादा फास्ट होगा उतना ज्यादा मोमेंटम। नहीं बेटा शीरी, यू हैवंट मिस्ड एनीथिंग।
ये अभी हमने ये शेड, जब मोमेंटम का पता चल जाता है हमें, तो हमारे पास बात आती है चेंज इन मोमेंटम, कि हम मोमेंटम में चेंज फाइंड आउट कर सकते। चेंज इन मोमेंटम, या किसी भी चीज में जब आपको चेंज चाहिए होता है, तो आप करते हैं फाइनल माइनस इनिशियल। यानी आप ये कह सकते हैं कि डेल्टा पी चेंज इन मोमेंटम इज फाइनल माइनस इनिशियल। लेकिन बेटा यहां से हम इसकी कुछ ब्रांचिंग क्रिएट करें। सिलेबस को देखते हुए हम कहते हैं कि चेंज इन मोमेंटम दो रीजंस की वजह से आ सकता है। या तो चेंज इन मास हो रहा होगा, या फिर चेंज इन वेलोसिटी हो रही है। दोनों में से कोई भी एक चीज चेंज हो रही है, या तो मास चेंज हो रहा होगा या वेलोसिटी चेंज हो रही है। हमने ओ लेवल्स तक चेंज इन वेलोसिटी को तो पढ़ा हुआ, क्योंकि भाई चेंज इन वेलोसिटी में बॉडी स्पीड अप हो रही हो सकती है, बॉडी स्लो डाउन हो रही हो सकती है, उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है। ये वो तमाम चीजें हैं जिससे वेलोसिटी चेंज। तो अगर यहां देखा जाए, तो यहाँ पे आपको इस बात का अंदाजा हो रहा होगा कि भाई अगर मुझे चेंज इन मोमेंटम फाइंड आउट करना है, तो मैं फाइनल मोमेंटम में लगाऊंगा फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल में लगाऊंगा इनिशियल, यानी एम वी माइनस एम यू। तो मेरा चेंज इन मोमेंटम, अगर मैं एम कॉमन निकाल लूं तो वी माइनस यू करके लिखा था। बिल्कुल सर बेटा, दोनों भी एक साथ चेंज हो सकती है, लेकिन हमारे लेवल पे कम ही होता है। इसी चीज को आप चाहे ऐसे भी कह सकते हैं, डेल्टा पी इज एम इंटू डेल्टा वी, मास इंटू चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब बात एक ही, v माइनस यू भी आपके पास फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी, ये v जो है इट्स फाइनल वेलोसिटी, एंड ये जो u है दिस इज इनिशियल वेलोसिटी। कमल मेरे बच्चे से इक्वेशन को सिंपलीफाई करने के लिए लिया, और कोई रीजन। दूसरा रीजन मेरे बच्चे, हमारे पास चेंज इन मास आ सकता है। क्या m कैसे आ गया बेटा? बेटा बॉडी के अंदर सिर्फ वेलोसिटी चेंज की थी ना मैंने, तो जब सिर्फ वेलोसिटी चेंज की है तो मैंने लाजिमी बात है भाई, जो मास था वो तो कांस्टेंट था हमारा, तो हमने कॉमन आउट निकाल लिया था। जो अगला फिनोमेना है हमारे पास, चेंज इन मास वाला,
वो है थोड़ा सा टेक्निकल। चेंज इन मास में आप अगर सोचे तो आप बोलेंगे सर ये मूविंग बॉडी का मास कैसे चेंज हो सकता है, क्योंकि इट्स वेरी रेयर कि आप मूविंग बॉडी के मास को चेंज होता हुआ देखें। इट्स प्रीटी रेयर। गिव मी अ सेकंड बेटा। हाँ भाई, तो अब हमें बात करनी है कि भाई ये चेंज ऑफ मास का मामला है। मास कैसे चेंज हो सकता है एक मूविंग बॉडी। तो देखिए, आपको मैं एग्जांपल देता हूँ एक रॉकेट प्रोपल्जन सिस्टम की। आपने देखा होगा आपके जो रॉकेट्स हैं जिनको आप आउटर स्पेस में भेजते हैं उनके साथ उनका जो फ्यूल टैंक लगा हुआ है, गौर करो कितने फास्ट रेट में उसमें कंबशन होती है। उसका मास कितने तेजी से कन्वर्ट हो रहा होता है गैसेस के अंदर और एग्जिट कर रहा होता है पूरे आपके रॉकेट सिस्टम में से। तो जब रॉकेट ऊपर जा रहा होता है ना तो उसका मास कम होता जाता है, क्योंकि वो फ्यूल जो उसमें भरा हुआ था वो एग्जॉस्ट गैस बन के बाहर निकल। तो उस वक्त एक मूविंग बॉडी का मास डिक्रीज हो रहा है। तो मिसाल लेना चाहो तो एक बलून के अंदर हवा भर के भी ले सकते हो। तुमने बलून में हवा भरी और छोड़ दिया उसको, तो वो एयर जो बलून में से एग्जिट कर रही होगी तो वो लाजी बात है उसको एक प्रोपल्जन मिल रही होगी, और वो मास जो बाहर निकल रहा होगा उससे बलून का मास हल्का हो रहा होगा, एयर लीक कर रही है उसमें से। इसके अलावा जिस चीज पे एग्जामिनर ज्यादा फोकस करता है वो मेरे बच्चे मूविंग फ्लूइड्स के जैसे लिक्विड और गैसेस। अगर मेरे पास एक वक्त को यहाँ मैं कहता हूँ भाई मेरे एक सिलेंडर है, एक पाइप है, उस पाइप के अंदर हमारे पास वाटर मौजूद है। तो इस पूरे पाइप में हमारे पास लेट से वाटर। अब जब ये वाटर इस पाइप में से एग्जिट करेगा तो जब इस वाटर ने इस पाइप में से एग्जिट किया बेटा, आप देख सकते हैं कि आपके पास मास में चेंज, उस पाइप में जितना मास ऑफ लिक्विड मौजूद था वो मास चेंज हुआ। आप बोलेंगे सर आ तो गया ना पीछे से दूसरा पानी आ। नहीं वो अभी डिपेंड करता है ये थोड़ा सा। जरूरी नहीं है तुम्हारे पास के।
मैंने अभी इसमें एग्जाम्पल पूरी क्लियर नहीं की, तुम्हारा मेरे ख्याल से एक सवाल आया है, मेरी स्क्रीन से मेरे एक मिनट, लेट मी शेयर दिस वीडियो। मेरे बच्चे, मैं लीक की बात नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ यहाँ पे क्या है, तुम्हारे पास जो मास था उस पाइप में मौजूद पहले से, वो मास अब उसमें से एग्जिट कर रहा है। जब वो मास उसमें से एग्जिट कर रहा होगा और उसकी जगह नया मास रिप्लेस हो रहा होगा, तो इस खास अमाउंट ऑफ लिक्विड में तो चेंज आ रहा होगा कि जो इस वॉल्यूम में मौजूद था, इस कंटेनर में मौजूद था, वो लिक्विड अब यहाँ से फ्लो करके जा चुका। तो तुम इस चीज की एग्जाम्पल को भी चेंज ऑफ मास में रिलेट करते हो, कि ऐसी मिसाल देता हूँ कि भाई पहले इसके अंदर 1 किलोग्राम था, अब इसके अंदर मौजूद लिक्विड सिर्फ 0.3 किलोग्राम रह गया है। तो भाई कितना चेंज आया मास के अंदर इस कंटेनर का, इस इसके अंदर तो हम बोलेंगे भाई 0.7 kg का चेंज आया। ये 0.7 kg पाइप में से फ्लो करके चला गया, ये वाली चीज। तो चेंज इन मास के मामला में जेट ऑफ लिक्विड का मामला बहुत बहुत कॉमन है। कि भाई जेट्स ऑफ लिक्विड, रॉकेट प्रोपल्जन, इसके सवाल एग्जाम में ज्यादा पूछते हैं। तो अगर मैं चेंज इन मोमेंटम निकालता हूँ फाइनल माइनस इनिशियल करके, तो ये होगा फाइनल मास इनटू वेलोसिटी, और ये होगा इनिशियल मास इनटू वेलोसिटी, और मैं एक वेरिएबल एट अ टाइम चेंज कर। इसमें से अगर आप बी को कॉमन निकाल लेते हो, तो आप इस चीज को लिख सकते हो चेंज इन मोमेंटम को डेल्टा एम इंटू चेंज इन मास इंटू वेलोसिटी। ये दो तरीके हैं जिसके थ्रू आप चेंज इन मोमेंटम को फाइंड आउट कर सकते हो। बिल्कुल जैसा आप ये बात अज्यूम कर रहे हो, जेट ऑफ लिक्विड तो आपके पास जैसे आपने किसी पाइप में से वाटर का जेट जो है वो एग्जिट करवाया, इस तरह के सिनेरियो होते हैं कि एक जेट ऑफ लिक्विड फ्लो करता हुआ जा रहा है। हमारे पास दोनों चीजें एक साथ चेंज हो सकती हैं, लेकिन वो हमारे लेवल पे नहीं, इसलिए आपको उसकी फिक्र करने की जरूरत है। बिल्कुल कमल, दूसरा पानी उसको रिप्लेस करेगा, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हम तो इस मास की चेंज की बात कर रहे हैं ना जो पहले उसमें मौजूद है। उसके मास में कितना चेंज। अब मैं इसकी एग्जांपल दिखाता हूँ जो हमसे अक्सर पूछी जाती है, चेंज इन मोमेंटम की कुछ बातें जो हमसे एग्जाम में पूछ सकता है। Let me show you. जैसे एक ये सवाल है, एक सिंपल सा एमसीक्यू। इस एमसीक्यू में कहते हैं टेनिस बॉल ऑफ मास 100 grams it's struck by a tennis racket, the velocity of the ball is changed is shown, what is the magnitude of the change in momentum of the ball। अब अगर आपको चेंज इन मोमेंटम हासिल करना था, आप मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी लिख सकते हैं, एम वी माइनस। 100 ग्राम का मास था, इसको आप किलोग्राम में कन्वर्ट करें डिवाइड बाय 1000 करके, विच इज 0.1। फाइनल वेलोसिटी 30, इनिशियल 20, लेकिन याद रखें कि डायरेक्शन चेंज हुई है, तो किसी एक को प्लस लीजिए और अगले को माइनस। तो आपकी इनिशियल वेलोसिटी अगर पॉजिटिव है तो फाइनल नेगेटिव होगी।
तो ये हो जाएगा -30 माइनस +20, ये हो जाएगा -50 इंटू 0.1 दैट इज -5 न्यूटन सीक्वेंस। तो मैग्नीट्यूड हो गया इसका 5 न्यूटन सीक्वेंस और 5 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। मैंने कहा था ना दो तरीके होते हैं मोमेंटम का यूनिट बताने के। इसका आंसर वो बच्चा गलत कर सकता है जिसने कन्वेंशन लिए बगैर जवाब। इस चेंज इन मोमेंटम के साथ जो चीज लिंक होती है इसको आप कहते हो फोर्स। और अगर हम डिफाइन करते हैं फोर्स को, हम डिफाइन करते हैं फोर्स को एज द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंट। पहले होती थी डेफिनेशन, रेट ऑफ चेंज वो अपना फोर्स इज द पुश और अपना। लेकिन अब आप फोर्स को डिफाइन करते हो एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और यही से बेटा इसकी फॉर्मूले की वैल्यू यानी कि एक्सप्रेशन तैयार है। The resultant force is change in momentum upon time taken. Change in momentum upon time taken. ये आपका change in momentum है और नीचे लिखा हुआ है कब। ये F net का मतलब होता है बेटा रिजल्टेंट फोर्स, यानी उस बॉडी पे लगने वाली तमाम फोर्सेस का रिजल्ट। इसका ऐसा यूनिट न्यूटन। और फोर्स एज यूजुअल इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब सवाल ये आता है कि हम क्यों फोर्स को रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बोलते हैं। ये किस तरीके से फोर्स के बराबर होता है, चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हाउ इज इट इवन इक्वल टू फोर्स। तो देखिए एक बात याद रखिएगा, किसी भी बॉडी की मोमेंटम का चेंज, किसी भी बॉडी के मोमेंटम का चेंज बगैर फोर्स अप्लाई के नहीं आ सकता। जब तक आप उस बॉडी पे फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तब तक उसका मोमेंटम चेंज नहीं हो सकता। और जितनी ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ज्यादा मोमेंटम चेंज। चेंज इन मोमेंटम के साथ फोर्स डायरेक्ट प्रोपोर्शन में चलती है। मुझे एक सेकंड देगा बेटा।
आप लोगों के कुछ सवालात आए हैं, मैं जरा इसमें नजर देख लूँ, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। Is there any case where mass changes but velocity increases so no change of momentum? वो भी हो सकता है, लेकिन इसके लिए मास का चेंज और वेलोसिटी का चेंज जो है ना वो इक्वल होना जरूरी है, और ये हर बार पॉसिबल नहीं होता। NS और चेंज इन मास का फॉर्मूला के बेटा ये रहा, माइनस साइन आंसर में -5 के साथ क्यों नहीं, क्योंकि उसने आपसे मैग्नीट्यूड मांगा था खाली। इम्पल्स मेरे बच्चे फोर्स के बाद पढ़ाया जाता है, बिल्कुल सुनहरा F इक्वल्स एम इसी फॉर्मूले से बना है। बस ये इसी सवाल का जवाब हम दे रहे थे कि हाउ इज फोर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। हम क्यों कहते हैं फोर्स को रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो हम इसी बात का जिक्र कर रहे थे कि फोर्स इज अ कॉज फॉर अ चेंज ऑफ मोमेंटम। जब तक किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं होगी, उस बॉडी में मोमेंटम का चेंज क्रिएट नहीं हो सकता। जितनी ज्यादा फोर्स अप्लाई करोगे मोमेंटम भी उतना ही ज्यादा चेंज होगा उसका। और दूसरी चीज टाइम के साथ इसका इन्वर्स का रिलेशन, कि तुम जितनी ज्यादा फोर्स अप्लाई करोगे उतने कम टाइम के अंदर यू विल बी एबल टू ब्रेक द चेंज इन मोमेंटम। जितनी ज्यादा फोर्स अप्लाई करोगे उतने कम टाइम के अंदर तुम्हारे पास बॉडी के मोमेंटम में चेंज आएगा। तो जो फंडामेंटल आइडिया है फोर्स का, वो चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम है, क्योंकि तुम्हें बॉडी को स्पीड अप करना हो, स्लो डाउन करना हो, उसकी डायरेक्शन चेंज करनी हो, उसकी कह लो कि उसके मास को बढ़ाना हो या कम करना हो, कुछ भी करना हो, तो तुम्हें फोर्स की जरूरत है। और यहीं से हमारे वो कुछ फॉर्मूले निकले हैं जो हमारे काम आते हैं। कि अगर मैं चेंज इन मोमेंटम को एम वी माइनस क्यू रिप्लेस करता हूं, तो मेरी जो फोर्स की इक्वेशन थी डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, इसमें चेंज इन मोमेंटम की जगह जब एम वी माइनस क्यू लिखा जाएगा, तो ये चीज हो जाएगी आपके पास एक्सेलरेशन। ये आपकी एक्सेलरेशन। आप इसको लिख सकते हो एफ इक्वल्स, ये है फोर्स की वो इक्वेशन जिसको एक जमाने में देख के लाया। अपने ओ लेवल्स में अपने सारे सवाल इसी के थ्रू हल कर दिए। तो आपकी असल फॉर्म फोर्स की ये इससे बना है एफ इक्वल्स। और न्यूटन का सेकंड लॉ भी एफ इक्वल्स में नहीं था, न्यूटन का सेकंड लॉ ये था। अगर आपने बोला उसमें न्यूटन के सेकंड लॉ का एफ इक्वल्स एम ए करके पढ़ा है, तो एफ इक्वल्स एम ए इज वन ऑफ द फॉर्म्स ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ, नॉट द न्यूटन सेकंड, इट्स अ फॉर्म ऑफ सेकंड। असल चीज ये है, क्योंकि अगर चेंज इन मोमेंटम की जगह चेंज इन मास वाला फॉर्मूला रखा जाता है डेल्टा एम इनटू, इस बार इक्वेशन डिफरेंट बनती। अगर मैं इस फॉर्मूले में ये लिखता हूं, दिस थिंग हुआ है, ये जो क्वांटिटी लिखी हुई है इट्स समथिंग न्यू टू यू गाइस, बट इसको हम कहते हैं मास फ्लो रेट। इसको हम कहते हैं मास फ्लो रेट, एम डॉट से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं इसको। मास फ्लो रेट का मतलब ये है कि जो लिक्विड है, जो गैस है, वो पर सेकेंड किस रेट से फ्लो करे। तो ये चेंज इन मास आ गया, और ये वो टाइम आ गया, और इस एम डॉट को हम कहते हैं मास फ्लो रेट।
जिसका SI यूनिट किलोग्राम्स पर सेकेंड। इसका मतलब ये है कि आप जो चीज यहाँ से फाइंड आउट करते हैं वो इस तरह से कि जैसे अगर मैं लिखूं भाई 60 किलोग्राम्स पर सेकेंड के रेट से लिक्विड फ्लो कर, एक सेकेंड में 60 kg ऑफ वाटर पास होता हुआ चला जाए, इसे कहते हो मास फ्लो रेट। ये उसके फ्लो होने का रेट है। तो मैंने सिर्फ ये किया कि मैंने इस डेल्टा एम अपॉन डेल्टा टी को एम डॉट बना के कि भाई बजाय चेंज इन मास अपॉन टाइम अलग अलग लिखने के, लेट्स मेक इट वन क्वांटिटी, सो आई मेड इट एम डॉट एंड आई कॉल्ड दिस थिंग एज अ फ्लो रेट। तो आपको ये एम डॉट निकालने को ऐसे बोल सकता है एग्जाम में कि फॉर इंस्टेंस वो कह दे भाई 60 kg ऑफ वाटर passes through a pipe in 10 minutes. Determine the mass flow rate. अब मास फ्लो रेट निकाल के बताइए। 60 kg वाटर 10 मिनट में पास हुआ है पाइप से। तो आप बता सकते हो क्या? बोलोगे ठीक है सर, चेंज इन मास ऑन टाइम चेकिंग करके मैं बता सकता हूँ। 60 kg वाटर पास हुआ है और 10 मिनट में पास हुआ, तो 10 टाइम 60 ताकि वो सेकंड्स में हो जाए। हमारी पास वैल्यू आ जाएगी 0.1 किलोग्राम पर सेकंड, यानी एक सेकंड में 0.1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड वहां से पास होता हुआ उस पाइप से। और इस इक्वेशन से आप ये बात देख सकते हो कि मास फ्लो रेट के साथ फोर्स का डायरेक्ट प्रोपोर्शन आ रहा है, जो कि आना भी चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा फास्ट रेट पे आप फ्लो करवाओगे लिक्विड को, उतनी ज्यादा फोर्स आपके ऊपर एक्सर्ट, जितना हाई फ्लो रेट होगा, जितना ज्यादा मास पर सेकंड पास होता हुआ जाएगा, उतनी ज्यादा फोर्स आपको एक्सर्ट होती हुई फील होती है। आप कभी ऑब्जर्व करो, जो फायर फाइटर्स हैं आपके, वो जब वाटर का होज पाइप पकड़े हुए होते हैं तो वो एक एक दो दो लोग उसको पकड़े हुए होते हैं, क्योंकि जो जेट होता है पानी का वो इतना बड़ा होता है, इतने हाई रेट में वाटर फ्लो कर रहा होता है और इतनी ज्यादा स्पीड पे कि उससे पैदा होने वाली फोर्स बहुत ज्यादा होती है। और ये फोर्स बनती है जब भी कोई लिक्विड फ्लो करता है या गैस फ्लो करता है, तो उस पर हमेशा एक फोर्स प्रोड्यूस होती है। इस फोर्स को आप अपने घरों में भी अगर गार्डनिंग करने के लिए पाइप को किसी मोटर से लगाओ और मोटर ऑन कर दो, तो आप देखते हो कि भाई जिस जैसे ही आपके पास पानी पाइप में से निकलता है, ये पाइप रिकॉइल करता है पीछे की तरफ, ये पाइप बैक पे रिकॉइल मारती है। सही। आपने, मैंने फायर फाइटर की एग्जांपल दी, आप हेलीकॉप्टर की एग्जांपल देख लो। हेलीकॉप्टर के जो ब्लेड्स होते हैं, जब वो घूमना शुरू करते हैं, तो जब एयर कट हो रही होती है ना यहाँ से, तो एयर के फ्लो होने से एक फोर्स पैदा होता है जो इस हेलीकॉप्टर को ऊपर की तरफ लेके जाए। तो जब भी कभी कोई लिक्विड फ्लो करता है, तो लिक्विड के फ्लो होने से हमेशा तुम्हारे पास एक फोर्स पैदा होती है, और जितना ज्यादा फ्लो होगा उतनी ज्यादा फोर्स पैदा होगी। इसी तरह जितना फास्ट फ्लो होगा उतनी ज्यादा फोर्स पैदा होगी। तुम्हें शायद पता हो या ना पता हो, जेट ऑफ लिक्विड के थ्रू मेटल की कटिंग तक की जाती है। एक ऐसी मशीनिंग टेक्निक है जिसके थ्रू आप मेटल कट करने का काम, एक इंतहाई फास्ट स्पीड पे फ्लो होता हुआ वाटर का जेट जब मारा जाता है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो वहां से कट करना शुरू करता है, वो इरोड कर देता है पूरे मेटल।
अच्छा भाई, अब जरा आप लोगों के सवाल देख लेते हैं। सुनैना, यू सेड सर कैन यू रिपीट, मुझसे पूछ सकते हो बेटा दोबारा कि शुड आई रिपीट, या वो चीज क्लियर हो गई तो अच्छी बात है। सर ये कोर्स कैसे है, लाइक ये अलग है वो सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन से? नहीं मेरे बच्चे, ये अलग नहीं है, ये ही असल में न्यूटन का सेकंड। स्पेलिंग तो हमने लिखी भी तो है ना, मास फ्लो रेट, FLOWRAT। ये फ्लोरेट वाली इक्वेशन कहीं से दी है, ये असल में डेल्टा एम अपॉन डेल्टा टी को हमने नाम दिया है फ्लोरेट। इस चीज को हमने फ्लोरेट बोल के इसको एक सिंगल वेरिएबल से रिप्लेस कर दिया, एम डॉट से। बिल्कुल राफे मेरे बच्चे, जब गन बुलेट को लीक करती है तब भी रिकॉइल आता है, इसी तरह से जब एक जेट ऑफ लिक्विड तुम्हारे पास पाइप को लीक करता है उससे भी रिकॉइल पैदा होता है। सुने ना, वो तो सिंपल सी बात थी ना कि बेटा फोर्स का चेंज इन मोमेंटम से डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है और टाइम से इनवर्स। इसका मतलब जितना ज्यादा फोर्स अप्लाई करोगे उतना ज्यादा मोमेंटम में चेंज लेगा, और जितनी ज्यादा फोर्स अप्लाई करोगे उतने कम टाइम में चेंज लेगा। ये फोर्स का टाइम से इनवर्स का प्रोपोर्शन। मेरे बच्चे ये इक्वेशन जो है ये इसी को लिखा गया है, चेंज इन मोमेंट, चेंज इन मास अपॉन टाइम, बेसिकली मास फ्लो रेट कहलाता है, ये डेफिनेशन से आई है। कमन मेरे बच्चे, आइदर वे योर स्टेटमेंट इज, आप फोर्स अप्लाई करके भी लिक्विड को फ्लो रेट दे सकते हो, और अब ये भी कह सकते हो कि जब कोई लिक्विड या गैस फ्लो हो रही होती है तो उससे भी आपके पास एक फोर्स पैदा होगा। आइदर वे योर आंसर इज करेक्ट, क्योंकि एक एक्शन होगा और अगला रिएक्शन, कि उसको फ्लो करवाने के लिए आपने फोर्स अप्लाई की, और उससे जो रिएक्शन मिला वो उसके फ्लो होने की वजह से मिला। बिल्कुल वो होगा, जितना ज्यादा फ्लो रेट होगा उतनी ज्यादा फोर्स जनरेट होगी। अब यहां तक अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो। ठीक है, वहां से मेरे बच्चे उसमें फिर तुम फोर्स की बात कर रहे हो कि फोर्स कांस्टेंट, कि अगर फोर्स कांस्टेंट होगी तो मास फ्लो रेट और वेलोसिटी का आपस में रिवर्स करेंगे। वरना इन्वर्स करेंगे, वरना जो है आपके पास इन्वर्स का रिलेशन नहीं होता। ठीक है भाई, अब हमारे पास एक इक्वेशन और है जो मास फ्लो रेट के लिहाज से हम डिजाइन करते हैं, क्योंकि कभी कभार पॉसिबल के क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि हमें उसकी नीड। वो इक्वेशन है मास फ्लो रेट की, रॉ ए एन वी। इसमें रॉ डेंसिटी को बोलते हैं, ए कहते हैं हम क्रॉस सेक्शनल एरिया को,
और v कहते हैं हम वेलोसिटी। अब ये इक्वेशन कैसे बनी, मैं इसकी डेरिवेशन दिखाता हूं। इमेजिन कीजिए एक पाइप है जिसके अंदर से लिक्विड का फ्लो हो रहा है। इस पाइप का क्रॉस सेक्शन एरिया था ए, सही है। इसमें से फ्लो होने वाली लिक्विड की वेलोसिटी जो है वो है v। जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी है रॉ। और मैं कहता हूं कि भाई इस पाइप की लेंथ को मैं डेल्टा एल कह देता हूं। वो चेंज ऑफ लेंथ जो पानी के अंदर आया होगा, एक ड्रॉपलेट ऑफ वाटर जो यहाँ मौजूद होगा, वो एक सर्टेन स्पीड से ट्रेवल करता हुआ यहाँ से यहाँ आया होगा इन अ टाइम ऑफ डेल्टा। पानी ने ट्रेवल किया है। तो देखिए हमारे पास मास फ्लो रेट की जो इक्वेशन थी बेसिकली वो थी डेल्टा एम अपॉन डेल्टा। अब क्योंकि मुझे ये पता है कि मास का फॉर्मूला होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो मैं चेंज इन मास को लिख सकता हूँ डेंसिटी इनटू चेंज इन वॉल्यूम। ये डेल्टा वी चेंज ऑफ वॉल्यूम है, वेलोसिटी ना समझ बैठना इसको। अब मैथ्स में आपने ये बात सीखी है कि किसी भी शेप के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है बेस एरिया इनटू हाइट। तो अगर मुझे चेंज इन वॉल्यूम की वैल्यू निकालनी है तो मैं बेस एरिया इनटू हाइट यानी ए इनटू डेल्टा एल कर सकता हूँ कि भाई ये बेस एरिया हो गया, ये सिलेंडर की हाइट हो गई, ये बन जाएगा चेंज ऑफ वॉल्यूम। तो मैंने वॉल्यूम को रिप्लेस कर दिया बेस एरिया इनटू हाइट वाले मेथड से। साजिद, अच्छा अब यहाँ पे ये जो डेल्टा एल अपॉन डेल्टा टी देख रहे हैं, जो डेल्टा एल अपॉन डेल्टा टी देख रहे हैं आप, ये चीज बन जाएगी आपकी वेलोसिटी चेंज इन डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी लेंथ कवर्ड पर यूनिट टाइम, जैसे भी चाहो उसको कर सकते हो। ये चीज कहलाएगी तुम्हारी वेलोसिटी, क्योंकि डेल्टा एल वाज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड एंड डेल्टा टी वाज द टाइम टू ट्रैवल दैट डिस्टेंस। डिस्टेंस अपॉन टाइम इज द स्पीड ऑफ योर बॉडी। तो फॉर्मूला आ गया रॉ ए बी के। ये फॉर्मूला सिखाने का मकसद सिर्फ ये था बेटा कि एक आध दफा सवाल आया पेपर के अंदर जिसमें एग्जामिनर ने आपको बजाय मास फ्लो रेट दे देने के डेंसिटी एरिया और वेलोसिटी दे दी, और वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप मास फ्लो रेट और उसके बाद फोर्स को दिखाएं। इसलिए ये फॉर्मूला सिखा दिया कि अगर कभी जरूरत पड़े तो आपको याद होना चाहिए कि मास फ्लो रेट का एक फॉर्मूला रॉ ए बी भी हो, कि डेंसिटी इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी से भी मास फ्लो रेट निकाल सकते। और एक बार अगर आपके पास मास फ्लो रेट आ गया तो फिर आप फोर्स के लिए भी उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, कि आप चाहो तो मास फ्लो रेट की जगह रॉ ए भी रख दो, तो आपकी जो फोर्स की इक्वेशन है वो बन जाएगी रॉ ए वी स्क्वायर।
मैं बहरहाल यही अलग से याद रखता हूँ, इसको इतना यूज नहीं करता। मैं मास फ्लो रेट निकाल के फिर इक्वेशन में डालता हूँ, तो मुझे फोर्स मिल जाती है। मैं अमूमन इस तरह के सवाल में, आपको ये डेरिवेशन याद करने की जरूरत नहीं है, ये करवाने का मकसद सिर्फ ये है कि आपको चीज आ जाए, that's it। नहीं मेरे बच्चे, होल न्यूमरेटर में भी तुम हमेशा याद रखो, जब वेरिएबल्स मल्टीप्लाई होते हैं तो किसी एक के साथ डिवीजन में ट्रीट कर सकते हो। ठीक है भाई, तो आज का लेसन हम यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। ये फोर्स उस लिक्विड की फोर्स होती है मेरे बच्चे, जो फ्लो कर रहा है, तो उस पे कितनी फोर्स लग रही थी, या वो फोर्स, या वो रिकॉइल पे कितनी फोर्स लगा रहा, आइदर वे इट वुड बी द सेम। ओमेगा बेटा व्हाट्सएप ग्रुप पे बता दिया जाए। बिल्कुल साथ बेटा, इट्स द रेट विद व्हिच अ लिक्विड मूव्स और अ गैस, कि कितनी क्वांटिटी पर सेकंड पास हो। अल्लाह हाफिज़ जवानों।